जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान तथा भारत सरकार की जितनी भी बढ़ती आ रही है, आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, उनकी आप ईमानदारी से और गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे। हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 की चार्टर एक्ट के बारे में हम निम्नलिखित ये जो बिंदु लिखे हुए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर इस चार्टर एक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों नियामक। नियामक का मतलब ये है कि 1833 के चार्टर एक्ट से पहले जितने भी कानून आते थे उनको नियामक कानून कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? नियामक कानून कहा जाता था। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट से पहले जितने भी कानून आते थे, जितनी भी विधियां आती थी, उनको नियामक कानून कहा जाता था। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में जितने भी कानून आए, जितने भी विधियां आई, उनको एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में जितने भी कानून आए उनको एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। जबकि उससे पहले उनको क्या कहते थे? उससे पहले उनको नियामक कानून कहते थे। जबकि 1833 की चार्टर एक्ट के बाद में जो भी कानून आएंगे हम उनको क्या कहेंगे? एक्ट या फिर अधिनियम कहेंगे। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा गया है केंद्रीयकरण। तो 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन जो चल रहा था उसमें केंद्रीयकरण की भूमिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम था। इसको हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीयकरण का मतलब ये है कि जो शक्ति है, जो पावर है, उसका सेंट्रलाइजेशन यानी कि उसका केंद्रीयकरण करना, यानी कि उस शक्ति को अलग अलग भागों में नहीं बांटकर उसको एक ही हिस्से तक सीमित रखना, ये क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण कहलाता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है केंद्रीयकरण। शक्तियों का केंद्रीयकरण किया गया। उसके बाद में जीजी का मतलब है दोस्तों गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला ऐसा गवर्नर जनरल कौन था जो कि भारत का गवर्नर जनरल बना था? उसका नाम है दोस्तों विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? विलियम बेंटिंग। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को जीसी लिख देते शॉर्ट में, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम है तो बंगाल का क्या हो गया? ये अंतिम हो गया और भारत का प्रथम हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये जानकारी आप आवश्यक रूप से ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से राजस्थान तथा भारत सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में ईएसी का व्यापार लिखा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकती थी। इस एक्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि केवल आप अब प्रशासनिक
या राजनीतिक कार्य करो बस, यानी कि शासन से संबंधित कार्य करने के लिए कंपनी को कहा गया। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल कंपनी का कार्य केवल अब प्रशासनिक, राजनीतिक और शासन तक ही सीमित था। इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन करने का प्रयास किया गया था। यानी कि इसी चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवकों के लिए, जो सिविल सेवक होते हैं उनके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का प्रयास किया गया था। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर कोर्ट ऑफ कंट्रोल ने इस पर क्या जताई थी, नाराजगी जताई थी, आपत्ति दर्ज करवाई थी। इस कारण से इस प्रावधान को वापस ले लिया गया। तो हम कह सकते हैं सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन करवाने का, खुली प्रतियोगिता आयोजन कराने का प्रयास किया था। यानी ये प्रयास तो किया था, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर कोर्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि जो निदेशक मंडल है उसने इस पर भारी विरोध जताया था। इस कारण से ये प्रावधान वापस लेना पड़ा था ब्रिटिश सरकार को। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान ही, चार्टर एक्ट में ही ये घोषणा हुई थी कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। और इस पैनल का ये काम था कि जो भी पूर्व में कानून आए, विधियां आई और जो भी आने वाले समय में एक्ट या अधिनियम आएंगे उनको लिपिबद्ध किया जाएगा। यानी कि पूर्व में जो भी कानून आए और बाद में जो भी एक्ट आएंगे, उनको लिपिबद्ध करने का कार्य लॉर्ड मैकाले के द्वारा और उसकी 4 सदस्यीय लॉर्ड मैकाले और उसकी 4 सदस्य जो थे उसमें, उस पैनल में, वो भारत के संवैधानिक इतिहास में अभी तक जितने भी कानून आए और आने वाले समय में जितने भी एक्ट या अधिनियम आएंगे उनको ये लिपिबद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से हमें 1833 के चार्टर एक्ट में ही सर्वप्रथम इस बात के संकेत मिलते हैं कि भारत का संविधान कैसा होने वाला है, लिपिबद्ध होने वाला है। भारत का संविधान कैसे होने वाला है, लिखित होने वाला है। यानी कि भारत के संविधान के लिखित होने के संकेत भी सर्वप्रथम इसी एक्ट में अपने को मिलते हैं। भारत का संविधान लिखित होगा और बाद में हुआ भी। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। भारत का संविधान लिखित होगा, इस बात के संकेत भी अपने को किससे मिले, भारत का संविधान लिखित होगा, इस बात के संकेत भी हमें 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही देखने को मिलते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दोस्तों 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के संवैधानिक इतिहास में 1833 के चार्टर एक्ट का अपने आप में महत्व है। और जितनी भी जानकारियाँ हो सकती है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस एक्ट से संबंधित राजस्थान तथा भारत सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैंने उन सभी को इस वीडियो लेक्चर के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1833 के बाद में 1853 के चार्टर एक्ट को लेकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।